हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत सर। कैसे हैं आप सभी? एक बार पुनः मैं क्लास 10 एनसीईआरटी की बुक हिस्ट्री के चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के थर्ड वीडियो में उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभी पहले वीडियो में हम लोगों ने दो इमेज की बात की, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले के पीरियड प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात किया, अर्बन सेंटर में गिल्ड की क्या कंडीशन थी उस पर बात किया, रूरल सेंटर इट मींस कंट्री साइड में नए मर्चेंट्स व्यापारी व्यापार करने के लिए वहां के पीजेंट्स को आर्टिजन्स को एडवांस देते हैं, कंट्री साइड से व्यापार अपना स्टार्ट करते हैं। ये औद्योगिक परिवर्तन इट मींस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो चैप्टर का नाम है, फैक्ट्री और इंडस्ट्री के सेटअप होने के पहले की कंडीशन है, क्योंकि उद्योगों का विकास और वो बहुत पहले से था। हमारी जो मशीनों के जो युग आया है, फैक्ट्री इंडस्ट्री के युग आया है, सही माने में वो 18th सेंचुरी में ही आया है। उसके पहले तो हैंड लेबर, हैंडमेड गुड्स बनते थे और मार्केट में सेल होते थे। सेकेंड वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार की कमिंग ऑफ फैक्ट्री के पहले वहां के जो वर्कर्स हैं, वीवर्स हैं, उनकी कंडीशन, इसके बाद जो फैक्ट्री कम अप, रिचर्ड आर्कराइट के इन्वेंशन के बाद कॉटन मिल्स, और फिर किस प्रकार से कॉटन मिल और फैक्ट्री का डेवलपमेंट देखने को मिला। इस वीडियो में उसी से कनेक्टेड ही पार्ट है, सेकेंड वीडियो का ही पार्ट है। इसमें हम देखेंगे क्या औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की रफ्तार इंजनों के आने के बाद बहुत तेज हो चुका था या स्लो चल रहा था। हम इस विषय पर बात करेंगे। आप देखो इसको पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंजेस, हम इसको आपके बुक में भी 4 कंडीशंस दिए हैं, एग्जाम्पल भी है, और आपके एग्जाम्स में भी 1 नंबर के हो या 5 मार्क्स के हो, 3 मार्क्स के हो, जो क्वेश्चन बनते हैं इसी प्रकार से। व्हाट वाज द इंडस्ट्रियल चेंजेस ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन यूरोप और ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो जो इंडस्ट्रियल चेंजेस आए हैं उसके 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम उस पर बात करेंगे। फर्स्ट जो चेंज है फर्स्ट फेज में, पहला तो इंडस्ट्रियल चेंजेस की जो पहली सिंबल बनी बच्चों वो है कॉटन। 1840 तक कॉटन का विकास बहुत तेजी से हुआ। रिचर्ड आर्कराइट का कॉटन मिल आ चुका था, न्यूकम मेन ने स्टीम इंजन के विषय में बात कर लिया था, लेकिन उस स्टीम इंजन को डेवलप किया था जेम्स वाट ने। आपकी बुक में सब आगे पीछे दिया है, क्योंकि बगैर स्टीम इंजन के रिचर्ड आर्कराइट का कॉटन मिल चलेगा कैसे। तो हम बात जब भी करेंगे सिस्टमैटिक वे से करेंगे। अब आप देखो पहला सिंबल था फर्स्ट फेज में 1840 तक कॉटन था, 1840 तक। इसके बाद दूसरा सिंबल बना है मेटल। मेटल से मतलब यहां है आयरन एंड स्टील का डेवलपमेंट। तो आयरन एंड स्टील के डेवलपमेंट 1840 के बाद बहुत तेजी से ब्रिटेन में परिवर्तन देखने को मिलता है, और 1840 के बाद 1860 तक या उसके बाद देखते हैं कि इस आयरन एंड स्टील का ग्रोथ इंग्लैंड के कॉलोनीज में भी डेवलप होने लगा 1860 तक आते आते। जैसे आपको पता है कि इंडिया में 1853 में रेलवे का विकास हुआ, जिसका श्रेय जाता है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसके पीरियड्स में इंडिया में 1853 में रेलवे लाइन चालू हुआ था। क्लियर होगी मेरी बात? अब आप समझिए मेटल में भी रेलवे, ब्रिज, ये जितने भी माइंस हैं जहां रेलवे का, जहां आयरन का, स्टील का यूज होता है बच्चों, वो मेटल सिंबल था। तो औद्योगिक क्रांति का जो दूसरा सिंबल बना है वो आयरन और स्टील बना है, और ये आयरन स्टील जो सिंबल बना है धीरे धीरे इतनी रफ्तार ले लिया कि आज उसके बगैर हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते। 21st एरा चाहे जितनी भी तरक्की कर लिया, लेकिन इसके बगैर कल्पना नहीं कर सकते। हर
स्टेप पे क्रांति होती गई, हर चीज परिवर्तन होता गया है, टेक्नोलॉजी परिवर्तन होती गई, मॉडर्निटी आगे आती गई है। जैसे आज आप देख रहे हैं घर में बैठ के वीडियो से पढ़ रहे हैं, तो आज के लगभग हम कह सकते हैं 1996 के पहले इंडिया में संभव नहीं था कि आप वीडियो से पढ़ते। आप स्कूल में भी पढ़ने के ही लिए ऑफलाइन नहीं आकर के पढ़ सकते थे, आप अपने टीचर्स के पास जा करके घर पे ही पढ़ सकते थे या स्कूल में ही पढ़ सकते थे। आप घर बैठ करके नहीं पढ़ सकते हैं, मतलब जब भी आपको पढ़ना होता था स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे। आज चाहे कोरोना के प्रकरण को ले लीजिए या ऑनलाइन की टेक्नोलॉजी को ले लीजिए कि आप घर बैठ करके यूट्यूब में वीडियो देख करके पढ़ रहे हैं, ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है। हम यहाँ पर जो चीजें पढ़ा रहे हैं हम वीडियो में लोड कर रहे हैं और फिर आप उसको पढ़ रहे हैं, ये भी एक चेंजेस है। 21वीं सदी की बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ, चेंजेस हुआ। उसी प्रकार जब उस समय आयरन और स्टील का आगमन बहुत तेजी से हुआ, क्या सब कुछ बदल गया? इंडस्ट्री और फैक्ट्री ने सब कुछ सेटअप कर दिया। क्या प्रोटो इंडस्ट्री को या ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को एकदम हाशिए पे कर दिया? क्या बैकफुट पे कर दिया? क्या वो लोग बेरोजगार हो गए, उन लोगों के पास कोई रोजगार नहीं रहा, या हाथों से बने हुए वस्तुओं का प्रोटो इंडस्ट्री का डिमांड घट गया? देखते हैं सेकेंड पॉइंट में, ऐसा नहीं था। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रेडिशनल इंडस्ट्री वाज नॉट इजी। बच्चों आप जो भी पॉइंट पढ़ रहे हैं, इट वाज नॉट ओनली द एनसीईआरटी पैटर्न फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन बट आल्सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनटीएससी एग्जाम्स। जैसे भी एक नंबर क्वेश्चंस आते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। व्हाई मोस्ट ऑफ द वर्कफोर्स एंगेज इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। T means traditional, I means industries। ऐसा क्यों कि only 20% of the total workforce was employed in technological advanced industries। उसमें बच्चों जो फैक्ट्री बनी उस फैक्ट्री में 20% ही जो स्किल्ड हैं, ट्रेंड हैं, खूब अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसे वर्कर्स, ऐसे एडवांस वर्कर ही फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। 80% पीपुल अभी भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में ही काम कर रही है। कॉटन सिंबल हो गया, मेटल सिंबल हो गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे गुड्स हैं जहां पर अभी हाथों के बने हुए चीजों की ही डिमांड है। तो हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल इंडस्ट्री वाज नॉट इजी डिस्प्लेसमेंट बाय द फैक्ट्री और इंडस्ट्री वाज दैट टाइम। क्लियर? अब थर्ड्स पे आते हैं, क्या चेंजेस आए? Traditional industries to high development, they were not stagnant। Stagnant it means क्या रुका हुआ था? Stagnant मतलब रुका हुआ। क्या ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में भी कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहे थे? क्या एकदम रुक गया था? ऑर्डिनरी एंड स्मॉल इनोवेशंस, ऐसा नहीं था। छोटे छोटे इनोवेशंस लगातार हो रहे थे। पीछे क्या था बच्चों उसके कारण कि देखिए अभी जो आयरन स्टील इंडस्ट्री है, दूसरा कॉटन, न्यू एरा का प्रतीक। न्यू एरा मींस फैक्ट्री इंडस्ट्री के क्रांति का। और भी बहुत सारे उद्योग हैं जैसे फूड प्रोसेसिंग है, खाद्य से बने हुए वस्तुएं, मीट ले लीजिए या जो भी फूड आइटम्स ले लीजिए। फिर इसके बाद पोल्ट्री है, फिर इसके बाद बिल्डिंग्स है, माइनिंग है हमारी, या हम कहें ग्लॉसरी है, ग्लास से बने हुए उद्योग हैं। ऐसे तमाम उद्योग हैं जिन पर अभी भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री का ही मोनोपोली है और ऑर्डिनरी स्मॉल इनोवेशंस इसमें उस समय के लोग लगातार परिवर्तन कर रहे हैं, लगातार चेंजेस कर रहे हैं। थोड़े थोड़े समय पर उनको लग रहा है कि अगर इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे तो जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, शहरों के डिमांड बढ़ रहे हैं, वो कैसे फुलफिल होंगे। यहां तक क्लियर हो गया। एंड फोर्थ लास्ट पॉइंट इंडस्ट्रियल चेंजेस का, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अकॉर्ड स्लोली। अभी जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं बच्चों वो बहुत स्लो है। क्यों? वही दो कारण, एक तो एक्सपेंसिव है, खर्चीला है। इंडस्ट्रीज वर कॉशियस अबाउट यूजिंग इट्स। उद्योगपति जो इसमें पैसा लगाए हैं वो अभी डरे हुए हैं, कॉशियस, सावधानी रख रहे हैं कि क्या
इंडस्ट्री फैक्ट्री के बने हुए मशीन के बने हुए उद्योग की डिमांड बढ़ गई, क्या लोग इसी को खरीदेंगे? ऐसा नहीं है। अभी भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज का ही डिमांड ज्यादा है, अभी उसी के प्रति लोगों की सोच अच्छी है। ऐसा क्यों है? एक तो एक्सपेंसिव है, दूसरे टेक्नोलॉजी अभी इतनी बड़ी नहीं होगी कि अगर कोई मशीन कोई उद्योग खराब हो गया तो उस समय इंजीनियर्स मिल जाएंगे। आज आप आईआईटी बहुत देख रहे हैं, आईआईटी का जमाना आ गया, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, हाई लेवल के हाई प्रोफाइल के इंजीनियर्स हैं हर फील्ड के। कोई भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री खराब होती है तुरंत एक इंजीनियर आता है बना देता है। लेकिन उस समय अभी टेक्नोलॉजी, अभी स्किल्ड एजुकेशन, टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन पूरी तरह से एस्टैब्लिश नहीं था कि कोई अगर मशीन खराब हो गई तो उसको कोई रिप्लेस कर दे, कोई बना दे, बड़ा महंगा होता था। आप देखिए कि न्यूकामेन ने जिस स्टीम इंजन की इंट्रोड्यूस किया, जिसके द्वारा इंडस्ट्री का विकास हो रहा था, उस न्यूकामेन के इंजन को बहुत बढ़िया रास्ता दिखाया जेम्स वाट ने, इसीलिए जेम्स वाट को बच्चों स्टीम इंजन का आविष्कारक कहते हैं। 1871 तक जेम्स वाट ने अपने स्टीम इंजन का पेटेंट करा लिया। पेटेंट का मतलब हो गया कि इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, इसके जितने भी मोनोपोली होंगी जेम्स वाट की होंगे। जो भी कोई मतलब स्टीम इंजन खरीदेगा उसकी एक रॉयल्टी मनी जेम्स वाट के पास आएगी। मतलब इस इंजन का आविष्कार करने का, इसके टेक्नोलॉजी के विषय में जानकारी जेम्स वाट के विषय में, कोई इसका चुरा नहीं सकता था, कोई इसको बेच नहीं सकता था। जो भी कुछ है इनकी मेहनत थी। इनके में मैथ्यू बोल्टन ने मैन्युफैक्चर्ड किया न्यू मॉडल की मशीन। उस समय 321 मशीन्स बने और अलग अलग, ऐसा नहीं कि सारे मशीन कॉटन के बने, कॉटन के 80 मशीन थे, ऊन के 9 मशीन थे। इसी प्रकार माइनिंग के रहे होंगे, बिल्डिंग के रहे होंगे, हर प्रकार की मशीनें बनी। लेकिन अभी पूरी तरह से उसने ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को बैकफुट पर नहीं किया। अभी भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज की डिमांड बनी हुई थी, क्योंकि हाथों के बने हुए चीजें फाइन वुड्स के होते थे। विक्टोरिया कालीन औद्योगिक मजदूरों की भी कमी नहीं थी, हाथों से बहुत बढ़िया बनाते थे चीजों को। अब यहां तक आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है, पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंजेस, और इसके पहले हमने देखा कमिंग ऑफ फैक्ट्री। अब इसके बाद हम दूसरे टॉपिक में देखेंगे कि किस प्रकार से हैंड लेबर कि क्या हैंड लेबर इन स्टीम इंजन के साथ कंपैरिजन करके हम सेकेंड यूनिट को पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगता है आप उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स वन अगेन।